students, welcome to our YouTube channel. So students, today we will discuss a new topic in our subject income tax, and we have discussed so many things till now in our subject, and now we will move to next topic, and it is residential status. Students, please keep in mind कि ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल इससे क्वेश्चन आता है, थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल पार्ट का हो. So we will move to our topic, and it is residential status. So what is it? Residential status. Residential status of a person is determined as per provisions contained in section 6 of Income Tax Act 1961. As you all know कि इनकम टैक्स एक्ट है 1961, तो जितनी भी हमें इस सेमेस्टर में या इस पूरे साल में इनकम टैक्स पढ़नी है वो 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, और इनकम टैक्स एक्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 1961 ही रहेगा. तो 1961 एक्ट में सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया गया है. It is worthwhile to mention that term residential status be differentiated from the term citizenship and domicile. So students, बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डोमिसाइल और सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस सब एक सी ही चीजें हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस है कुछ, या हम अलग से ये तीनों टर्म्स अलग क्यों है और हम रेजिडेंशियल स्टेटस को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं. सो citizenship or domicile of an individual is determined as per provisions of Indian Constitution, whereas residential status of a person is determined as per provisions of Income Tax Act 1961. तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की सिटीजनशिप या डोमिसाइल वो इनकम टैक्स डिसाइड नहीं करता, इट इज डिसाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके सारे प्रोविजंस कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ से डिफाइन होगा? इट इज अंडर इनकम टैक्स, एंड इट विल बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप या डोमिसाइल से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है. तो रेजिडेंशियल स्टेटस वो कॉन्सेप्ट है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने अपने सेक्शन 6 में डिफाइन किया है. सो नाउ वी मूव टू other thing, that is the parts of residential status. So residential status is divided into mainly 3 parts. It is resident, जिसे हम ordinary resident भी बोलते हैं, not ordinary resident and non-resident. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं that residential status is divided into 3 parts. इसमें डायग्राम में अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं. It is ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. So these are the 3 parts of residential status: ordinary resident, not ordinary resident, and non-resident. Please ध्यान से समझिए इस चीज को. रेजिडेंशियल स्टेटस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. What are that? It is ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. Ordinary resident को हम सिंपल रेजिडेंट भी बोलते हैं, ठीक है. और जब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो हम इसको OR. OR means short form of ordinary resident. NOR is short form of not ordinary resident, and NR is short form of non-resident. तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेजिडेंशियल स्टेटस में there are 3 types of residential status: ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. यही चीज हमने वहाँ पे भी समझाई है, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं बोर्ड से भी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज है, बट यहाँ पे उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो रेजिडेंट ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड वन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. तो किसी भी एसएससी के लिए ये 3 कैटेगरीज को क्लियर करना या डिफाइन करना, इसी से ही पता चलेगा कि वो एसएससी या इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, और वो किस टाइप का रेजिडेंट है इंडिया का. वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, या वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का. सो thus an assessee may be divided into following 3 categories on the basis of his residential status. Who is an assessee? हमने इसकी डेफिनेशन पहले ही पढ़ ली है, इनकम टैक्स
हिसाब से एसएससी एक इंडिविजुअल पर्सन ही है, उसको हम टैक्स में एसएससी बुलाते हैं। और एसएससी को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर। और वो 3 कैटेगरीज क्या है? इट इज रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड वन इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट एंड इट इज मेंशन्ड हियर आल्सो। So an assessee for determining his residential status is divided into the following categories. अब एक assessee को या एक assessee का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए हमने उसे आगे फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड इट इज एन इंडिविजुअल, into a divided family, firm or association of persons or body of individuals, company, every other person. तो ये 5 है, टोटल 5 कैटेगरीज हैं जिनमें हम हर एक कैटेगरी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी कैटेगरी का हो वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। बट इन सबको डिफाइन करने के लिए हमें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर में डिफाइन करना है कि एक इंडिविजुअल कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, एक इंडिविजुअल कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और इंडिविजुअल कब नॉन रेजिडेंट होगा। तो प्लीज ध्यान से समझें कि यहाँ पे हम एक अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले इंडिविजुअल को डिफाइन करेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन, आप या हम सब इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो हम कब इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे या नॉन रेजिडेंट रहेंगे, मीन्स एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो किसी भी कैटेगरी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम डिफाइन करेंगे वो इन 3 कैटेगरीज के बेसिस पे होगा, या तो ये तीनों होगा या वो कोई एक होगा कि इंडिविजुअल कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, वो कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, या किन कंडीशंस में वो नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट रहेगा। तो हम पहले मूव करेंगे इंडिविजुअल में, रेजिडेंशियल ऑफ ए इंडिविजुअल। चाहे हम किसी भी कैटेगरी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं, वो डिपेंड करेगा 2 कंडीशंस पर। और वो 2 कंडीशंस क्या है? पहली है बेसिक कंडीशंस और दूसरी है एडिशनल कंडीशंस। जब भी हमें डिफाइन करेंगे कि किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हमें 2 चीजें याद रखनी है, 2 कंडीशंस। फर्स्ट बेसिक कंडीशंस, सेकंड एडिशनल कंडीशंस। तो 2 कंडीशंस में हम किसी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे डिफाइन होगा? एन इंडिविजुअल मे बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई कि अब किसी भी कैटेगरी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं, पर वो डिवाइड इन 3 कैटेगरीज नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? तो वो कैसे पता चलेगा? वो इन 2 कंडीशंस के बेसिस पे पता चलेगा कि बेसिक कंडीशंस क्या है और एडिशनल कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर बेसिक कंडीशंस एंड व्हाट आर एडिशनल कंडीशंस। तो अगर हम आगे मूव करेंगे तो इसमें हमें ये देखना होगा कि बेसिक कंडीशंस में क्या आएगा और एडिशनल कंडीशंस में क्या आएगा। तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, वो रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा, ये सब चीजें मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि एडिशनल कंडीशंस है कौन कौन सी या बेसिक कंडीशंस है कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे बेसिक कंडीशंस पे। ध्यान से सुने और समझें। बेसिक कंडीशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, an individual is said to be an ordinary resident in India in any previous year if he fulfills any one of the following 2 basic conditions. Please ध्यान से देखिए, 2 basic conditions and what are that? सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन
बेसिक कंडीशन होती है he has been in India in the previous year for a period of or periods amounting in all to 182 days or more. पहली बेसिक कंडीशन कहती है कि वो पर्सन इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज तो रहा ही हो प्रीवियस ईयर में। और प्रीवियस ईयर क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। असेसमेंट ईयर क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। असेसमेंट ईयर को हम करंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो इस टाइम असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब इससे एक साल पहले जो होगा दैट इज प्रीवियस ईयर। तो 20 अगर असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 1 अप्रैल 2019 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ओके, सो प्रीवियस ईयर में पहली बेसिक कंडीशन कहती है कि वो पर्सन प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज तो इंडिया में रहा हो और इससे ज्यादा वो कितने भी दिन रहा हो। तो ये हमारी पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है he has been in India for at least 365 days within the 4 years preceding the previous year। कह रहा है कि वो इंडिया में 365 दिन एटलीस्ट 365 डेज वो इंडिया में रहा हो within the 4 years preceding the previous year। within the 4 years preceding the previous year का क्या मतलब है कि वो 4 साल प्रीवियस 4 साल में मिलाकर 365 दिन प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है दैट इज 2019 टू 2020 इसे छोड़कर इससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में टोटल 365 डेज इंडिया में रहा। प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का यही मतलब है कि जो इस समय प्रेजेंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है उसे काउंट नहीं करना, उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो इससे पहले का प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा 4 प्रीवियस ईयर लगा दीजिए 18 टू 19 ऐसे 17 टू 18। तो ऐसे करके 4 अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसे छोड़कर इससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में उसे कुल 365 दिन पूरे करने हैं इंडिया में। ये दूसरी बेसिक कंडीशन है। और साथ ही साथ एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और साथ ही साथ अभी जो करंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है इसमें उसे 60 दिन इंडिया में पूरे करने हैं। तो 365 डेज तो उसे अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है इसे छोड़कर इससे पहले के 4 साल में पूरे करने हैं। और साथ ही साथ जो अभी करंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है इसमें उसे टोटल 60 दिन 60 डेज पूरे करने हैं। तो बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो। कब रहा हो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है। ठीक है। दूसरा कि वो इंडिया में एटलीस्ट 365 डेज रहा हो प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर उससे पहले के 4 साल में। और साथ ही साथ जो अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है इसमें टोटल 60 डेज वो इंडिया में रहा हो। तो ये पहली बेसिक, ये है सारी दोनों बेसिक कंडीशंस, ये हमें दिमाग से निकालनी नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि 60 डेज की जगह हम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में 182 डेज भी ले लेते हैं। तो सिंपल से है, 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कि या तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, जैसे क्रू के मेंबर हैं, शिप पे कोई का वर्क करते हैं, तो उस केसेस में हम 7 दिन नहीं काउंट करेंगे, उसके 182 डेज काउंट करेंगे। या एम्प्लॉयमेंट के लिए आप इंडिया आ रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं जहाँ पे हम 60 डेज की जगह 182 डेज काउंट करते हैं। तो बेसिक कंडीशन फिर से बता रही हूँ। पहली बेसिक कंडीशन कहती है कि वो पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, इससे ज्यादा कितने भी दिन रहा हो। दूसरी बेसिक कंडीशन कह रही है कि वो अभी जो करंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है इसे छोड़कर इससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में टोटल पूरे 4 साल में मिला के उसे 365 दिन पूरे करने। और साथ ही साथ जो अभी करंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है इस समय उसमें उसे 60 दिन पूरे करने हैं। तो ये बेसिक कंडीशंस। आगे मूव करेंगे एडिशनल कंडीशंस पर। व्हाट आर एडिशनल कंडीशन?
2 सालों से इंडिया में रहना है। दूसरी, he has been in India for at least 730 days or more during 7 previous year receiving the relevant previous year। दूसरी चीज भी सेम है कि अभी वाले प्रीवियस ईयर को छोड़कर इससे पहले के 7 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में टोटल 730 डेज रहा हो। तो 7 प्रीवियस ईयर्स में टोटल मिला के 730 दिन पूरे करने हैं, मीन्स टोटल 7 प्रीवियस ईयर्स में से 730 डेज पूरे करने हैं। तो एडिशनल कंडीशन में भी 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कहता है कि वो इंडिया में अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है इसे छोड़कर इससे पहले के 10 प्रीवियस ईयर्स में मिला के टोटल 2 साल इंडिया में रहा हो। और दूसरी एडिशनल कंडीशन कह रही है कि वो इंडिया में 730 डेज रहा हो, पर कब रहा हो, अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है इसे छोड़कर इससे पहले के 7 प्रीवियस ईयर्स में टोटल मिला के 730 डेज रहा हो। तो ये है एडिशनल कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन ये हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इन बेसिक और एडिशनल कंडीशन से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार कितने भी बार देखिए और आई थिंक आपको समझ आ ही जाएगा।